मैं अनिल कुमार दीक्षित अपनी धारावाहिक कहानी विभाजन की त्रासदी और प्यार का छठा अंक लेकर के एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अभी तक की कहानी में हम सुन चुके हैं कि लंबरदार ने इमाम बख्श को बुलाकर कह दिया था कि जितने भी मुसलमान परिवार हैं उन सभी को सूचित कर दो कि कल सुबह उन्हें रिफ्यूजी कैंप में जाना है। छठे अंक की कहानी अब हम प्रारंभ करते हैं। भरी हुई आंखों से इमाम बख्श ने लंबरदार और अपने बाकी साथियों से विदाई ली। उसके बाद गांव के बागी घरों में यह संदेशा देने से पहले उसने सोचा कि चलो ज़ारा से चल करके पहले ही कह दूं। जब वो अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि ज़ारा तो सो चुकी थी। उसने आवाज़ लगाई, ज़ारा ज़ारा। ज़ारा आंखें मलती हुई उठ बैठी और बोली, क्या बात है अब्बा? इमाम बख्श बोला, चलो ऐसा है, सारा सामान असबाब बांध लो, कल हम लोगों को सुबह ही यहाँ से निकलना है। हम लोग अपने सामान के साथ अपनी भैंस भी ले जाएंगे। ज़ारा बोली, कहाँ जाना है अब्बा? उसको जवाब मिला, पाकिस्तान जाना है। ज़ारा ने कहा, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। क्यों, ये मेरा गांव नहीं है क्या? ये मेरा देश नहीं है क्या? मैं तो यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसने ज़िद भरे अंदाज में कहा। अब्बा बोले, बेटा वो तो तुझे निकाल ही देंगे, तू भले ही जाना ना चाहे। अगर तू यहाँ रह भी गई तो जो वहाँ से लोग आएंगे वो तुझे मार डालेंगे, इसलिए बेहतर है कि निकल ही चलें, हो सकता है ज़िंदगी बच जाए। इसके बाद इमाम बख्श दूसरे गांव वालों को जो मुस्लिम थे उनको सूचित करने के लिए अपनी झोपड़ी से निकल गया। बरसात बराबर हो रही थी। ज़ारा सोच में पड़ गई थी कि अब क्या करे। उसका तो कोई भी नहीं है जो उसको यहाँ पर रोक सके। उसकी एक आशा की किरण सिर्फ उसे अवतारा में ही दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि जब लंबा गिरोह के सारे लोग छोड़ दिए गए हैं तो हो सकता है उसको भी विदा कर दिया जाए। इसलिए वो खोपड़ी से बरसात होते हुए में ही निकल पड़ी और अवतारा के घर पर पहुंची। देखा, अवतारा के घर की कुंडी बाहर से खुली हुई थी। ज़ारा झोपड़ी के अंदर गई। झोपड़ी में कोई भी नहीं था, शायद अवतार की माँ भी नहीं थी। तभी ज़ारा को लगा कि शायद दरवाज़ा हिला। उसके साथ ही दरवाज़ा खुल गया और उसके साथ ही अवतारा की माँ अंदर दाखिल हुई और उसने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, कौन है यहाँ पर? मैं हूँ ज़ारा, ज़ारा बोली। अवतारा की माँ ने पूछा कि इतनी रात में तू यहाँ क्यों आई है? उसकी आवाज़ में बहुत तेज़ी थी और तल्खी और नाराज़गी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ज़ारा ने पूछा कि अवतारा लौट आया है क्या? बूढ़ी बोली, तुझे अवतारा से क्या लेना देना, तू अपना काम कर। अवतारा जो जेल में है वो तेरे ही कारण है। ज़ारा बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अवतारा से शादी करूंगी, उसने मुझसे शादी करने का वादा किया है। ज़ारा बोली, अच्छा जाती हूँ, लेकिन जब अवतारा आए तो मेरा सत श्री अकाल कह देना। इसके साथ ही उसने बूढ़ी के पांव पकड़ लिए। बूढ़ी बोली, और क्या कहना चाहती है, बोल। ज़ारा बोली, बीबी मेरे पेट में ज़ारा बोली कि मेरे पेट में अवतारा का बच्चा पल रहा है। ज़ारा ने कहा कि माँ, अगर मैं पाकिस्तान चली गई और वहाँ के लोगों को पता चला कि यह बच्चा किसी सिख का है तो उस बच्चे को ज़रूर मार डालेंगे। बूढ़ी ने कढ़ाई के साथ बोला, अच्छा ज़्यादा रोना धोना मत कर, बंद कर। जैसे ही अवतारा आएगा मैं उसको बता दूंगी, वो जा कर के तुझे जहाँ भी होगा वहाँ से खोज के ले आएगा। ज़ारा ने कहा, माँ बहुत ज़्यादा देर मत करना, अवतारा से कहना मुझे जल्दी ही ले जाए। बूढ़ी फिर से कर्कश सा स्वर निकालते हुए बोली, अरे अवतारा तो जल्दी करेगा ही करेगा, नहीं तो उसको दूसरी जनानी मिलेगी कहाँ से? नहीं तो उसे खरीद के लानी पड़ेगी, और ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? घर में तो फूटे दाने भी नहीं हैं। घर वाली चाहिए होगी तो तुझे लेने ज़रूर जाएगा। ज़ारा के मन में आशा की एक हल्की सी किरण कहीं पर उठ गई। बारिश रात भर होती रही। सुबह सवेरे ही गांव के बाहर सारे लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर जो कि मुस्लिम था उसने कहा कि देखो भाई गांव वालों, सुन लो, मैं सिर्फ आदमियों को ले जाऊंगा और जो सामान हाथ में उठाया जा सकता है वही ले जाऊंगा। मैं ये खटिया और गाय भैंस इत्यादि को मैं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कम जगह है, सिर्फ 12 ट्रक ही मुझे मिले हैं।
लोगों ने उससे बहुत अनुनय विनय की, गांव वालों ने, लंबरदार ने भी एक बार कहा, लेकिन वो टस से मस न हुआ। मुस्लिम पुलिस ऑफिसर ने लंबरदार को बुलाकर कहा कि मैं सिर्फ आदमियों को ले जा रहा हूँ, इनके ज़मीन जायदाद की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी है, और जब तक इनके लोग लेने नहीं आ जाते हैं तब तक आपको इनकी रक्षा करनी है। लेकिन लंबरदार ने साफ मना कर दिया कि मैं किसी का सामान की हिफाजत नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर लंबा आदम का अपने 4-5 साथियों के साथ और बोला, अरे ठीक है, मैं सबकी जिम्मेदारी लेता हूँ। सरदार जी, आप जो है आराम से, नंबरदार आप अपने घर जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। जैसे ही सारे ट्रक गांव से बाहर निकले, उसके बाद ही लंबा के लोगों ने मुसलमानों के घरों को लूटना खसोटना और उनके जानवरों को उनकी जगहों से खोलना शुरू कर दिया। उनका साथ देने के लिए वे लोग भी आ गए जो पाकिस्तान से रिफ्यूज़ी बनकर के हिंदुस्तान आए थे। पूरा गांव उन खाली घरों को लुटते हुए देखता रहा, लेकिन कोई कुछ कर न सका। कुछ सिख सैनिक भी आए जो पूरे गांव का चक्कर लगाकर चले गए। उन्होंने भी किसी को कुछ रोका टोका नहीं। गांव में इधर उधर घूमने वाले लोगों ने आकर के बताया कि रात भर की बारिश से नदी में पानी बहुत बढ़ गया है, और उन्होंने ये भी बात बताई कि उसमें बहुत से ढोर डंगर मरे हुए और कई बार आदमियों और औरतों की भी लाशें देखी हैं। कहाँ से आ रही हैं कुछ नहीं पता। लंबरदार ने कहा, लगता है कोई गांव बाढ़ में बह गया है, लगता है। लंबरदार अपनी बात पूरी भी नहीं कर सका था कि उस लड़के ने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, ये बताइए कि कोई अपने ढोर डंगर क्या बैलगाड़ी में जोत करके छोड़ता है? ज़रूर उनको मारा गया है, उनकी हत्या की गई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सारा दिन गुजर गया, रात आ गई, रात के बाद दिन आ गया, और दिन के बाद फिर शाम का अंधेरा छा गया। उसी समय किसी रेलगाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ी, लेकिन रेलगाड़ी ने कोई सीटी नहीं दी। गांव के लोगों ने आपस में बात की, ये कैसी गाड़ी है जिसमें ना कोई रोशनी है और ना ही कोई उससे सीटी दी है। तभी वो रेलगाड़ी आकर के स्टेशन पर शायद रुक गई, क्योंकि उसके पहियों की खड़खड़ाहट की आवाज़ आनी बंद हो गई थी और खाली भाप के इंजन की सूं की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी। लोग दिन भर अपनी घर की छतों पर चढ़कर जानने की कोशिश करते रहे कि आखिर उस रेलगाड़ी में कौन आया और कौन गया, लेकिन गाड़ी अभी वहाँ खड़ी हुई थी। शाम होते होते वहाँ पर एक बुलडोजर आया जो कि ज़मीन की मिट्टी को खोदता था। उसने कम से कम 100 बाई 100 का एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसके चारों ओर मिट्टी इकट्ठी कर दी। गांव वालों को दूर से बाकी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि किसी चारपाई को 2 लोग आगे पकड़े हैं, 2 सिपाही और 2 पीछे, और बार बार वो लोग उस गड्ढे की तरफ जाते, उसके बाद फिर ट्रेन के अंदर जाते, फिर बाहर आते, इतना ही देख सके। उसके बाद कुछ पता नहीं चला। 2-3 घंटे बाद रात होने तक रेलगाड़ी धीरे धीरे वापस पाकिस्तान लौट गई। उसके बाद फिर से बुलडोजर आया और उसने चारों ओर इकट्ठी मिट्टी से उस 100 बाई 100 के गड्ढे को पूरी तरह से ढक दिया। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर आया और उसने वहाँ 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी कि कोई गड्ढे को न खोदने पाए। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में देखेंगे कि ज़ारा को अवतार मिला या नहीं, अवतार को लोगों ने छुट्टी दी या नहीं दी, वो पाकिस्तान गई या नहीं गई। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, सर्दी बहुत पड़ रही है। अगले अंक में जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।